सीरिया में विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर चले गए हैं। इसके साथ ही सीरिया पर असद परिवार का 50 साल से ज्यादा वक्त तक चला शासन खत्म हो गया। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ कई बार विरोध पनपा, लेकिन हर बार वो इसे दबाने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार सत्ता उनके हाथ से निकल गई। बशर अल असद के 24 साल के शासन से पहले उनके पिता 29 साल तक राष्ट्रपति रहे थे। बता दें कि सुन्नी बहुल सीरिया में इस्लाम के अलावी फिरके से आने वाले असद परिवार के राज की शुरुआत असद के पिता हाफिज अल असद ने 1970 में की थी। हाफिज अल असद ने 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके सत्ता हासिल की। 1946 में आजादी के बाद से सीरिया लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था, जिसका फायदा हाफिज को मिला। हाफिज ने सीरियाई वायुसेना के कमांडर और रक्षा मंत्री के रूप में नाम कमाया था। ऐसे में उन्होंने खुद को लीडर के तौर पर पेश करते हुए सत्ता पर कब्जा किया। सत्ता पर कब्जा करने के बाद सेना और बाथ पार्टी में अपने वफादारों को जगह देते हुए अपनी मजबूत स्थिति बना ली। 1947 में बनी बाथ पार्टी पर असद परिवार ने अपना एक छत्र प्रभुत्व बना रखा था। बशर अल असद जिस संप्रदाय से आते हैं वो सीरिया में अल्पसंख्यक है। इस समुदाय की जनसंख्या 12 से 15% है। ये समुदाय असद शासन का मुखर समर्थक रहा है। अलावी को सुन्नियों से दूर और शिया संप्रदाय के करीब माना जाता है। सिद्धांतिक रूप से वो शियाओं से भी अलग है। एक तरफ असद को अलावी और शियाओं का समर्थन रहा, सीरिया की बड़ी लिबरल सुन्नी आबादी भी उनके साथ खड़ी रही। 2011 तक आते आते बशर अल असद का सीरिया में ही विरोध इतना बढ़ गया कि सेना को इसे कुचलना पड़ा और यहाँ से बशर की छवि एक निर्मम तानाशाह की बन गई। उनके विद्रोहियों की संख्या लगातार बढ़ती रही। बशर अल असद पर 2011 में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा। साल 2011 में सीरिया में भी अरब स्प्रिंग के दौरान प्रदर्शन हुए। कई जानकार मानते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग ने ही सीरिया को गृह युद्ध में ढकेला। 2011 से ही सीरिया में संघर्ष के चलते हजारों जाने गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। बीते कुछ सालों में शांति के बाद हिंसा की नई लहर ने असद को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कई कारण है। 2011 से वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहाँ पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहाँ पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल, उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफ़ी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अलकायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए। रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने, उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया। सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने पूरे सीरिया पर कब्जे की घोषणा की है। सीरिया में जिस विद्रोही गुट ने पूरे देश पर कब्जा जमाया है और राष्ट्रपति बशर अल असद को भागने को मजबूर किया, उसका नाम हयात तहरीर अल शाम है। ये गुट लंबे वक्त से बशर सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। ये कभी आतंकी संगठन अल-कायदा की शाखा रहा है। अगर ये आतंकवादी ग्रुप इराक में आते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई खतरा बन सकता है। और वहाँ पे तेल की सप्लाई है, वहाँ पे एक दोबारा से अराजकता फैलती है, तो वो एक खतरे का विषय बन सकता है। और अगर ये सीरिया के अंदर सीमित रहते हैं और वहीं पे इनके आपस में झगड़े होते हैं या एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इमीडिएट इतना खतरा नहीं होगा भारत को। हाँ, इससे पहले की जो हुकूमत थी वो सेकुलरिज्म पे विश्वास था उसका,
हालांकि थे वो भी काफी डिक्टेटोरियल रिजीम थी, तानाशाह की तरह काम करते थे। अब देखना ये है, लगता है ऐसा कि एक तानाशाह को दूसरा तानाशाह तो कहीं रिप्लेस नहीं कर रहा, इस बात का खतरा जरूर नजर आता है। सर, बात करें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के बयान पे हमारी लड़ाई नहीं है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय प्रशांति जीत जा सकती है। देखिए, ये ट्रंप साहब को कोई जरूरत नहीं लड़ने की, उनका काम मैं समझता हूँ कि जो संगठन थे वहां के ऊपर, तहरीर अल शम्स जिसने बशर अल असद को हटाया है सत्ता से, उन्हीं ने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका की बेसिक पॉलिसी जो थी रिजीम चेंज की थी, तो रिजीम चेंज हो ही गया। अब उनके माध्यम से अब ये देखना है कि आने वाली रिजीम के किस तरह के संबंध होते हैं अमेरिका के साथ। सर, पश्चिम एशिया के लिए इसका क्या व्यापक हो सकता है? बहुत बड़ा असर पड़ेगा पश्चिम एशिया पे। पश्चिम एशिया पे एक तो असर इसका सबसे ज्यादा पड़ेगा कि इराक के ऊपर सबसे ज्यादा, इराक बिल्कुल इसके बॉर्डर इस पे मिलते हैं, और दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर बॉर्डर पर के ऊपर असर पड़ेगा। ईरान के ऊपर बहुत बड़ा असर है क्योंकि जो ईरान की पॉलिसी थी आर्क ऑफ रेसिस्टेंस की, तो वो तो बहुत ही कमजोर, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर नजर आ रहा है, लंबी लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ। अब उसकी सप्लाई सपोर्ट बेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में सीरिया आ गया। पहले उनकी लगातार सप्लाई बनी रहती थी ईरान के साथ, ईरान वाया इराक। दूसरी बात ये भी है कि हिजबुल्लाह का कमजोर होना ये सीरिया के लिए और लेबनान के जो अपोजिशन ग्रुप है उनके लिए तो वो अच्छी बात वो लोग अच्छा समझते हैं मगर ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक नजर आता है। बशर अल असद के समर्थक देश छोड़ने की कोशिश में एयरपोर्ट पर भीड़ लगा रहे हैं। होम्स पर कब्जे के बाद विद्रोही आसानी से राजधानी में प्रवेश करते देखे गए। राजधानी पर कब्जे की लड़ाई उन्होंने कल शुरू की थी और 24 घंटे से भी कम वक्त में कहा जा रहा है कि वो तोप जैसे हथियारों के साथ राजधानी दमिश्क पहुंच गए।